साल था 2012, तारीख थी 7 जनवरी। उज्जैन में एक 19 वर्षीय लड़की की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटना बताया गया। पुलिस ने पहले इसे हत्या माना। आदिवासी लड़की की लाश को लावारिस बताकर दफन कर दिया गया। बाद में एक बार फिर पोस्टमार्टम कराया गया और इसे आत्महत्या बता दिया गया। झाबुआ जिले की नम्रता डामोर के पिता मेहताब सिंह ने पिछले दिनों बताया, नम्रता को व्यापम से जुड़े मामले की जानकारी हो गई थी, इसलिए उसे मार डाल दिया गया। जब मेहताब सिंह मुझसे बात कर रहे थे तो मेरे शरीर में एक सिरहंस ही उठ रही थी, क्योंकि मैं जिस सोफे पर बैठा था उसी पर साल 2015 में एक दोपहर मेरे जैसा ही एक पत्रकार बैठा था। वह अचानक ही रहस्यमय ढंग से मौत की नींद सो गया। नम्रता डामोर की संदिग्ध मौत और व्यापम घोटाले से जुड़े तारों की तफ्तीश करते हुए 8 साल पहले आज तक के एक रिपोर्टर अक्षय सिंह मेहताब सिंह के घर पहुंचे थे। मेहताब सिंह ने बताया, चाय पीने के बाद अक्षय सिंह के मुंह से झाग निकला और उनकी सांसें सदा के लिए रुक गई। व्यवसायिक परीक्षा मंडल व्यापम घोटाले से जुड़े तकरीबन 40 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हुई है, जिसने इस भर्ती घोटाले को भयावह और भी ज्यादा रहस्यमय बना दिया। इस मामले में लोग बात करने से कतराते हैं, यहां तक कि पत्रकार भी इस मामले को इस तरह में इसकी तह तक जाने की कोशिश को खतरनाक समझते हैं, जबकि राज्य सरकार का दावा है कि यह सभी स्वाभाविक मौतें हैं जिनका व्यापम से कोई ताल्लुक नहीं है। इन संदेहास्पद मौतों के बाद जानी मानी पत्रिका इकोनॉमिस्ट ने परीक्षा घोटाले पर अपनी एक रिपोर्ट डायल एम फॉर मध्य प्रदेश शीर्षक नाम दिया गया था। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पंचोली, आप देख रहे हैं नजर टुडे। Vyapam scam gets murkier. Will accused Namrata Damore's case be reopened? When she died, the police called it a case of suicide. Now the doctor who conducted her post-mortem, Dr. B.B. Purohit, has told NDTV that it was murder. अचानक अक्षय की तबीयत बिगड़ी और फिर कुछ ही देर में अक्षय की मौत हो गई। लगातार देश के बीचों बीच स्थित एक राज्य जहां सत्ता के केंद्र में है शिवराज सिंह चौहान, लगातार 18 सालों से मुख्यमंत्री के पद पर काबिज है, और अगर उनके पॉलिटिकल ग्राफ की बात की जाए तो वह हमेशा बढ़ता ही रहता है, परंतु इन दिनों उनका ग्राफ कुछ नीचे जा रहा है। इसका हो सकता है कारण कि उनके जो कॉम्पिटिटर हो वो शायद असम में हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो केंद्र में आने पर उनका रोड़ा अटकाने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल आते हैं विषय पर। देश के इतिहास की सबसे बड़ी घटना, जिसे कहा गया इतिहास का सबसे बड़ा भर्ती परीक्षा घोटाला, जिसमें लेन देन की अनुमानित राशि लगभग 3 अरब डॉलर, आरोपों के दायरे में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस मामले में 2013 में 10 साल पहले इस गिरफ्त में आ चुके हैं। अब तक ठोस नतीजा इस व्यापम के जो घोटाले का है वो अब तक नहीं निकल पाया है। और आपको बता दें, 40 से ज्यादा अभियुक्तों, गवाहों और जांचकर्ताओं की इस व्यापम के जाल में संदिग्ध मौतें हो चुकी है, और कई मौतें जहर पीने, फांसी लगने, डूबने और अज्ञात कारणों से भी हुई है। व्यापम का व्यापक जाल और राजनीति का ताजा अपडेट यह है कि व्यापम घोटाले की जांच को लेकर इंदौर हाई कोर्ट ने 10 अगस्त को एक याचिका दायर की गई। मामले को उजागर करने में अग्रणी रहे पारस सकलेचा। इस नाम को जरा याद रखिएगा, पारस सकलेचा। इसके बारे में थोड़ा आगे विस्तार से बताएंगे। सकलेचा ने अदालत से अनुरोध किया कि उनकी जो भी शिकायत है वह दिसंबर 2014 से लंबित है, उन्हें निश्चित अवधि के भीतर कार्यवाही करने का हुक्म जारी करे। अपनी शिकायत में रतलाम के पूर्व निर्दलीय विधायक पारस सकलेचा ने राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की जांच की मांग की थी। सकलेचा 2017 से कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। पारस सकलेचा कहते हैं कि उन्होंने प्री मेडिकल टेस्ट यानी कि पीएमटी घोटाले की जानकारी सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को साल 2009 में ही दे दी थी, जिसके बाद फर्जीवाड़े की छानबीन को लेकर दिसंबर माह में समिति का गठन किया गया। रतलाम के अपने घर पर बात करते हुए पारस सकलेचा कहते हैं कि समिति बनाने और मुख्यमंत्री को कड़ी कार्रवाई के आश्वासन के बाद भी 4 सालों तक घोटाला बदस्तूर जारी रहा और लगातार इसका दायरा जो है वह बढ़ता गया।
तो इससे यह लगता है कि मुख्यमंत्री घोटाले को रोकने के प्रति गंभीर नहीं थे। आपके पास क्या विभाग है, जांच की भी आप बात कर रहे हैं, फिर भी घोटाला जारी रहता है, तो हम यह कह रहे हैं कि इसमें शिवराज सिंह चौहान की संलिप्तता की भी जांच होनी चाहिए। तमाम तरह के राजनीतिक हंगामों, दबावों और मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी की गिरफ्तारी के बावजूद शिवराज सिंह चौहान से मामले में अभी तक कोई पूछताछ भी नहीं हुई। किसी तरह का केस जाहिर है उनके विरुद्ध भी कभी कोई दर्ज नहीं हुआ। गोविंद मालू सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रवक्ता हैं। गोविंद मालू इन आरोपों को सिरे से खारिज करते और निराधार बताते हैं और कहते हैं कि मामले में जो भी पहल हुई हो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद व्यवस्था को ठीक करने के लिए की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आरोपों को बार बार निराधार बताया है और खारिज किया है। उनका दावा है कि व्यापम से जुड़े मामलों में उन्होंने ठोस कार्रवाई की है। बर्बाद हो गए इस मामले में कई परिवार। सिर्फ ये मामला एक छात्रा या एक घर, एक परिवार, एक माँ बाप का नहीं है। इस मामले से कई ऐसे युवा युवतियां हैं जिन्होंने भविष्य में अपनी जो संभावनाएं थी उनको टटोलना ही एक तरह से बंद कर दिया है। और जब ऐसे हालात होते हैं तो ऐसे हालात में संदेह पैदा होने लगता है। तकरीबन 40 मौतों की वजह से बड़ी संख्या में इसमें परिवार तबाह हुए हैं। घोटाले में एक अभियुक्त राजीव कहते हैं कि इनके चक्कर में फंसकर कई परिवार तबाह हो गए। भारी मानसिक तनाव, लोगों ने यहां तक कि आत्महत्या कर ली, लोगों की शादियां टूट गई, कई के माँ बाप इसी गम में चल बसे। ऐसा ही एक मामला ग्वालियर का है। घोटाले में नाम आने के बाद गजराज मेडिकल कॉलेज से MBBS कर चुके रामेंद्र सिंह ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जवान बेटे की मौत के गम में चंद दिनों बाद ही मां ने तेजाब पी लिया और वह भी चल बसी। बेटे और बीवी की मौत के बाद अब 62 साल के नारायण सिंह भदौरिया भी कहते हैं, 4 दिनों के भीतर ही बेटे और बीवी को गंवाने के बाद अब मुझे मरने की जल्दी है, अब जीने की कोई तमन्ना नहीं है। इस घोटाले में बिचौलियों, राजनेताओं और अफसरों के नेटवर्क से 20-22 साल के नौजवानों को पैसों के बदले PMT, प्री मेडिकल टेस्ट, इंजीनियरिंग वगैरह की प्रवेश परीक्षाएं धोखाधड़ी से पास करवाकर दाखिले का सपना बेचा जाता है। अब मध्य प्रदेश के सैकड़ों युवा महीनों से जेल की सलाखों के पीछे काटने के बाद आज भी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। अपनी जिंदगी की कहानी शेखर ने एक वाक्य में सुना दी। क्या था वो वाक्य? जो वाक्य है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, हो सकता है कि आपके लिए वो बड़ा मार्मिक हो। जब वह कहते हैं कि हमसे कहा गया है कि हमारे आगे जो व्यक्ति बैठा है उससे जवाब नकल करना है, इस तरह हमने PMT पास कर ली, कॉलेज में एडमिशन हो गया, फिर प्रदेश में व्यापम का नाम का घोटाला उजागर हुआ, हमारे खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ, हमें कॉलेज से निकाल दिया गया, जेल हुई, 7-8 महीने जेल काटने पड़े, फिलहाल हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा हैं। राजीव आगे कहते हैं कि फंस गए हैं हम, कुल मिलाकर कहीं के नहीं रहे, हमारे 10 साल निकल गए, शायद हमें सजा हो जाएगी, इस तरह हमारे कुल 17 साल निकल जाएंगे। 17 साल के बाद मुझे नहीं लगता है कि हम किसी मतलब के रह जाएंगे। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में पले बढ़े राजीव का ख्वाब था कि वो PMT पास करें, मगर PMT में लगातार 2 बार की नाकामी मिली तो उनके परिवार वालों ने एक बिचौलियों को 5 लाख रुपए दिए। इन पैसों के एवज में बिचौलियों ने राजीव के लिए एक ऐसा व्यक्ति उपलब्ध करवाया जिसने उनके बदले इम्तिहान दिया। लंबी खींची जा रही जांच, लगभग 10 सालों से यह जांच लंबी खींची जा रही है। राजीव और शेखर की जिंदगियों में भी बड़े बदलाव आए हैं और वह साफ देखने को मिलते हैं। कभी डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले राजीव पिता की आटा चक्की में कभी कभार मदद करते हैं। शेखर का गुजारा एक प्राइवेट कंपनी में छोटी मोटी नौकरी करके होता है। दोनों की उम्र 30 को पार कर गई है। शेखर अपने पैतृत्व शहर में नहीं रहते क्योंकि लोगों से नजरें नहीं मिला सकते। हालांकि उससे अधिक पीड़ा उनके बूढ़े माता पिता को झेलनी पड़ रही है। राजीव कहते हो कि लोगों का गलत ख्याल है कि हम जैसे सभी लोग बड़े पैसे वाले थे। कुछ लोगों के पास शायद 1-2 बीघा जमीन थी जिसे बेचकर लोगों ने बिचौलियों के पैसे चुकाए। हमारे परिवार को सूद पर लेने पड़े थे पैसे। उन लोगों को देने के लिए हाईकोर्ट के वकील उमेश बोहरे ने राजीव और शेखर जैसे 50 से ज्यादा लोगों की जमानत करवाई है। वह कहते हैं कि व्यापम घोटाले में जो परिवार से हैं वो बच जाएंगे और गरीब इसमें भी मारे जाएंगे। न्याय व्यवस्था से जुड़े एक अन्य व्यक्ति का कहना है कि जिन्होंने मेडिकल, इंजीनियरिंग या दूसरे कोर्सेस में दाखिले लिए हैं, रिश्वत और धोखाधड़ी का सहारा लेकर, तो उनके साथ क्यों किसी तरह की हमदर्दी जताई जाए। वाकई में एक प्रश्न है कि क्यों ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी जताएं। इंजन बोगी सिस्टम
कैसे काम करता है। सरकारी संस्था व्यापम सूबे के तकनीकी कॉलेजों में प्रवेश के लिए परीक्षा करवाने के लिए जिम्मेदार है। और मध्य प्रदेश में जब भी आप पीएमटी, पीपीटी या किसी भी तरह के प्री मेडिकल या किसी भी तरह के प्री टेस्ट के लिए व्यापम ही पहले परीक्षा ऑर्गेनाइज करवाता था, परंतु अब इसका नाम बदल दिया गया है। उसके ऊपर सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए भी इम्तिहान कराने की जिम्मेदारी है। बिहार में चारा घोटाले से भी बड़ा बताए जाने वाले इस परीक्षा स्कैम में पुलिस के मुताबिक मेडिकल, इंजीनियरिंग वगैरह की प्रवेश परीक्षाओं में कैंडिडेट की बजाय दूसरों से लिखवाए जाते थे पेपर। एग्जाम शीट्स इम्तिहान के वक्त खत्म होने के बाद भरे जाते थे। इंजन बोगी सिस्टम यही है, जरा इस नाम को गौर से समझिएगा। इस नाम की व्यवस्था में बैठाने का इंतजाम इस तरह किया जाता था ताकि आगे पीछे बैठे परीक्षार्थी नकल कर सके। दूसरों के बदले परीक्षा देने वाले लोग या फिर जिनके जवाब की नकल दूसरों को करने के लिए कहा जाता था, वो सभी ज्यादातर मामलों में पहले से ही मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे होते थे और इन सभी को पैसे देकर दूसरे शहर से लाया जाता था। इन्हें सोल्वर कहा जाता था। सीबीआई ने अपने एक बयान में कहा है कि इन सोल्वर्स को उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों से लाया जाता था। ज्यादातर मामलों में ये सोल्वर्स या तो मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे छात्र हुआ करते थे या ये कोचिंग में पीएमटी की तैयारी कर रहे तेज दिमाग के लड़के होते थे। नौजवान कैसे फंसते थे चंगुल में, ये भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। राजीव और शेखर दूसरों इनके अलावा और कई ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो कई किलोमीटर के फासले पर रहते हैं, लेकिन दोनों की जिंदगियां लगभग एक सी है। दोनों ने पीएमटी पास करने में नाकाम रहे और परिवार वालों का दबाव झेल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने बिचौलिए का सुझाया हुआ रास्ता चुना। शेखर के मुताबिक उन जैसे लोगों ने ही व्यापम घोटाला का जो नेटवर्क है उसको टारगेट किया। ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी जिससे हम लोगों के संपर्क में ऐसे हुआ। राजीव के मामले में उनके भाई एक रिश्तेदार से उनके कस्बे में संपर्क करके कहा कि वह परेशान होने से बेहतर है कि 5 लाख रुपए खर्च करें, मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन पक्का है। 20-25 हजार रुपए एडवांस देने के बाद उनके डॉक्यूमेंट ले लिए गए और उन्हें बताया गया कि उनकी जगह कोई और व्यक्ति पीएमटी में बैठेगा और उसका नाम एडमिशन लिस्ट में होगा। इसके बाद उन्हें एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। राजीव कहते कि हम एडमिशन लेने गए तो वहां पूरी कमेटी बैठी थी, उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट देखे फिर भी हमें एडमिशन दे दिया, जबकि हमारे एडमिट कार्ड में जो तस्वीर लगी थी वो उस व्यक्ति की थी जिसने मेरे बदले परीक्षा दी थी। वह आगे कहते हैं कि एजेंट, एग्जाम हॉल में होने वाली गड़बड़ियां, दाखिले की जांच समिति में बैठे लोग, ये पूरा नेटवर्क 10-12 लोगों का नहीं है, यह एक पूरा सिस्टम काम करता है। लेकिन आज 10 सालों बाद हम लोग को जो सजा हो रही है, लेकिन ये नहीं देखा जा रहा है कि हम इस जाल में कैसे फंसे। हमें आगे करके असली दोषियों को बचाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। एसटीएफ और सीबीआई ने अपने मुकदमों में सैकड़ों परीक्षार्थियों और अभिभावकों को भी इसमें शामिल कर लिया है, जिसको लेकर नागरिक समूहों से लेकर विहित स्लबोअर, राजनेता और खुद छात्र सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे दूसरे लोग भी सवाल उठाने लाजमी है, खासतौर पर इसलिए भी पीएमटी में घोटाले को लेकर राज्य के विभिन्न थानों में 25 साल पहले ही मामले दर्ज होते रहे हैं। इनकी संख्या कई रिपोर्टों में लगभग 55 तक बताई गई है। और नजर प्रदेश से बातचीत में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह जांच को गलत दिशा में ले जाने का आरोप लगाते हैं। वे हरियाणा की मिसाल देते हुए कहते हैं कि जहां शिक्षक घोटाले में जिन लोगों ने बहाली के लिए पैसे दिए थे उन्हें अभियुक्त नहीं गवाह बनाया गया और इस तरह जांच करने वाले टॉप पर बैठे लोगों तक पहुंच सके। लेकिन यहां जिन्होंने पैसे दिए हैं उन्हें ही अधिकतर जेल हो रही है। कुछ लोगों को भी जेल हुई जिन्होंने पैसे लेकर वो सब छूट रहे हैं। मेरा सवाल सीबीआई से है कि उन्होंने लोगों को क्यों गवाह नहीं बनाया गया, जो बता रहे हैं कि कैसे इस जाल में फंस गए। व्यापम घोटाले को उजागर करने वालों में शामिल रहे डॉक्टर आनंद राय कहते हैं कि जेल हो रही है छोटे लोगों को। यह एक पिरामिड की तरह है जिससे नीचे परीक्षार्थी हैं, अभिभावक हैं, जेल इन लोगों को ही हो रही है। जिन लोगों ने पैसा बनाया है वे पिरामिड के ऊपर हैं और कुछ नहीं हो रहा है, वो सब छूट गए हैं। बड़े बड़े लोग थे। अब आप 10-15 साल तक भी जांच जारी रखोगे तो क्या होगा। डॉक्टर आनंद राय यही नहीं रुकते, वह आगे कहते हैं कि लड़ाई लंबी है, कभी कभी हताश कर देती है। बड़ी अदालतों में तो फिर भी कई बड़े वकील मुफ्त मुकदमे लड़ने और दूसरी तरह की मदद कर देते हैं, लेकिन छोटी अदालतों में ये बहुत मुश्किल है। कुछ सप्ताह पहले ही मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती में घोटाला सामने आया था। भर्ती और शायद
प्रवेश परीक्षा घोटाले में सूबे में बदस्तूर जारी है और यह सिर्फ एक आरोप नहीं है, ऐसे कई आरोप है। और आगामी विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहेगा और जाहिर है कि व्यापम घोटाले उसी से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी व्यापम घोटाले की जांच को लेकर कई अर्जियां सुनवाई के लिए लंबित है। अब इसमें एक शख्स का जिक्र हुआ था, पारस सकलेचा, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम आपको बता देते हैं। पारस सकलेचा निर्दलीय विधायक रहे हैं रतलाम से। उसके बाद मंदसौर लोकसभा से 2014 में वो आम आदमी पार्टी के टिकट से लड़े थे और युवान करके एक संस्था है जिन्हें पारस सकलेचा ऑपरेट करते हैं और यहाँ वह पारस सकलेचा ऐसे सैकड़ों युवाओं और युवतियों को ट्रेनिंग देते हैं, वो भी मुफ्त, ताकि वह पीएमटी, पीपीटी और मध्य प्रदेश व्यापम जैसी कई ऐसी परीक्षाएं ऑर्गेनाइज की जा सकती है जिसमें वह अपना पूरी तरीके से 100% देकर एक अच्छे जीवन को व्यतीत कर सके। खैर, ये थी मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले की पूरी पोथी और यह सिर्फ एक पोथी है। जब आप इसके सिरे खोलते ही जाएंगे तो इसका किनारा हो सकता है कि शायद आपको ना मिले। और यह सिर्फ एक हिस्सा है जिसमें यह दावा है कि कई लोगों की हत्याएं हुई हैं और हत्या का जो आंकड़ा है वह सरकार ने अभी कम दिखाया है। आंकड़ा इससे कई बड़ा भी हो सकता है। तो इसी तरह की तमाम सूचनाओं और तमाम रिसर्च रिपोर्ट के लिए देखते रहिए नजर टुडे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। शुक्रिया।